आज मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत। अब ये ऊर्जा क्या होती है बेटा? हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है जिसको हम ऊर्जा कहते हैं। अब ये ऊर्जा हमें मिलती कैसे है बेटा? हम जो कुछ भी खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर में गर्मी आती है और गर्मी को हम कहते हैं ऊष्मा, और ये ऊष्मा हमारी ऊर्जा में बदल जाती है। इसी तरह से हमें ईंधन जब हम जलाते हैं तो उसमें से भी ऊष्मा निकलती है और फिर उससे ऊर्जा बनती है। तो आपको ये पता चला बेटा, ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मा से ही उत्पन्न होती है। मतलब पहले हमें गर्मी चाहिए, कोई भी ऊर्जा है आपकी वो पहले गर्मी चाहिए और उसके बाद उससे वो ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब ये ऊर्जा के अलग अलग तरह के स्रोत होते हैं बेटा। एक अनवीकरणीय स्रोत होते हैं और एक नवीकरणीय स्रोत होते हैं। अनवीकरणीय स्रोत वो हैं जो हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते, जो एक समय आएगा उस समय समाप्त हो जाएंगे। और नवीकरणीय होते हैं जिनको हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं और वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। अब जो अनवीकरणीय हैं बेटा, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब कोयला तो सब यूज़ करते हैं घरों में, सबको पता है, लेकिन ये कैसे हैं जो अनवीकरणीय स्रोत हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनसे प्रदूषण होता है। और जो हमारे नवीकरणीय स्रोत हैं बेटा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ये सब बायोगैस ऊर्जा, ये क्या हैं? ये कभी समाप्त नहीं होंगे और इनसे प्रदूषण भी कम होता है। ठीक है बेटा, ये है हमारे ऊर्जा के स्रोत। इस चैप्टर में यही पढ़ाया जाता है और इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा का उत्तम स्रोत कहने के लिए बेटा इसमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए। क्या क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहला है, इसका उपयोग करना सुविधाजनक हो, मतलब इसको हम आसानी से प्रयोग कर सकें, इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। कहीं से भी हमें इसे लाना ले जाना हो बेटा तो वो भी हमारा सुगमता से हो, आसानी से हो। पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करे और इससे ऊर्जा भी जो है पूरी मिले हमें, ये नहीं कि ये कम ऊर्जा दे, ऊर्जा भी इससे हमें पूरी मिलनी चाहिए। लंबी अवधि तक स्थिर दर से ऊर्जा उपलब्ध करा सके और ये लंबे समय तक चलने वाला हो। ठीक है बेटा, और जितनी ऊर्जा इसमें शुरू में है उतनी ही लास्ट तक इसमें ऊर्जा रहे, तो इसको हम कहते हैं लंबी अवधि तक स्थिर दर से ऊर्जा उपलब्ध करा सके। ये था बेटा ऊर्जा का उत्तम स्रोत होने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, या हम कह सकते हैं ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। समझ में आ गया होगा बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? उत्तम ईंधन भी वही है बेटा जो ऊर्जा का उत्तम स्रोत। अभी आपने जो उसकी विशेषताएं पढ़ी हैं, गुण पढ़े हैं, वही इसमें आएगा। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? जो सरलता से उपलब्ध हो, मतलब जो आसानी से मिल जाए, इसके लिए हमें कहीं दूर ना जाना पड़े, हमारे आसपास ही ये हमें मिल जाए। नंबर 2 पे, ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक हो, मतलब ये ऊष्मा अधिक दे। ठीक है बेटा, ऊष्मा भी अधिक देनी चाहिए, ऐसा ईंधन होना चाहिए। प्रति एकांक आयतन पर अधिक ऊर्जा उत्पन्न करे। तो प्रति एकांक आयतन का मतलब क्या है बेटा? जैसे हमारे पास 1 किलोग्राम या तो लकड़ी है और या हमारे पास 1 किलोग्राम या 1 लीटर हम कह सकते हैं एलपीजी है, तो इसमें देखिए आप ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी बेटा? एलपीजी से मिलेगी। तो ये क्या है, इसका मतलब हमें जो 1 किलोग्राम पर अगर हम किसी 2 को कंपेयर करें तो किससे हमें अधिक ऊर्जा मिल रही है? वो हमारा उत्तम ईंधन है। तो इसमें कौन सा उत्तम ईंधन हुआ बेटा? एलपीजी, जिसको हम फुल फॉर्म में कैसे बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये आप घरों में यूज़ करते हैं बेटा, वही आपकी एलपीजी होती है। भंडारण तथा परिवहन बनाने में या करने में आसान हो। भंडारण का मतलब क्या होता है बेटा? हम उसको इकट्ठा करके रख सकें और उसमें हमें कोई परेशानी ना हो। परिवहन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में भी कोई परेशानी ना हो, वो हम आसानी से इधर उधर ले जा सकें।
सस्ता होना चाहिए ताकि सबकी पहुंच में हो, मतलब इसका रेट भी कम होना चाहिए ताकि सब लोग इसको खरीद सकें। इसका मतलब है ताकि सबकी पहुंच में हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd। यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों? आप सबको पता है बेटा, आजकल हम अपना भोजन किस पे बना रहे हैं? एलपीजी पे। और एलपीजी का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, यही बात आपको इस क्वेश्चन में हम बताएंगे कि किस ऊर्जा स्रोत का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे हम एलपीजी गैस का उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे? वही जो उत्तम ईंधन की बातें थी कि सबसे पहली बात यह जलने पर धुआं या राख नहीं छोड़ता है और बहुत कम मात्रा में प्रदूषण फैलाता है। तो एक तो बेटा इससे प्रदूषण नहीं होता है, कम मात्रा में प्रदूषण होता है। यह सस्ता है, इसका परिवहन तथा भंडारण भी आसान है, मतलब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में भी कोई परेशानी नहीं होती और इसको हम इकट्ठा करके भी रख सकते हैं। इसका ज्वलनांक भी अधिक होता है। ज्वलनांक का मतलब क्या है बेटा कि यह कमरे के ताप पर आग नहीं पकड़ता है। कैसे? मतलब अब कुछ हमारे पास ऐसे ईंधन होते हैं जो कमरे में रखने पर वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, लेकिन यह ऐसा है जो कमरे के ताप पर आग नहीं पकड़ता है, मतलब इसका ज्वलन ताप जो है वो अधिक है। ठीक है बेटा, ज्वलनांक का मतलब है ज्वलन ताप अधिक है इसका। अब है हमारे पेज नंबर 279 के क्वेश्चंस बेटा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? अब ये जीवाश्म ईंधन क्या होता है बेटा? जीवाश्म ईंधन नाम से ही पता चल रहा है, जीवों के अवशेषों से बना हुआ ईंधन। अब जीवों के अवशेष क्या होते हैं बेटा? जब हमारे समुद्री जीव मर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, तो वो समुद्र की तह में नीचे चले जाते हैं और लाखों करोड़ों वर्ष बाद उनसे क्या बन जाता है, नीचे एक पदार्थ बन जाता है जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं, और पेट्रोलियम हमारा जीवाश्म ईंधन है। और इसी तरह बेटा कोयला भी हमारा जीवाश्म ईंधन है। अब ये कोयला कैसे बनता है? कोयला जो ज़मीन पर हमारे पेड़ पौधे उनके जो पदार्थ नीचे गिरते हैं जैसे पत्ते फूल, ये सब जो गल सड़ जाते हैं और जो जीव रहते हैं भूमि पर जंगलों में, वो सब जब मरने के बाद नीचे चले जाते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष बाद हमें उससे क्या प्राप्त होता है? कोयला। और समुद्री जीवों से क्या प्राप्त होता है? पेट्रोलियम। ये हमारे जीवाश्म ईंधन हैं और ये ऐसे ईंधन हैं बेटा जो समाप्त हो जाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहेंगे। अब कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन की निम्नलिखित हानियां हैं। आप सबको पता है बेटा, कोयला और पेट्रोलियम जलाएंगे तो इससे वायु प्रदूषण होता है, ज़्यादा धुआं निकलता है। देखा होगा ना बेटा आपने जला के, तो वायु प्रदूषण होगा। जीवाश्म ईंधन जलने पर कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जैसे अम्लीय ऑक्साइड बन जाते हैं। अब ये कार्बन छोड़ेंगे बेटा और हमारे वातावरण में, वायुमंडल में क्या मौजूद है? जल वाष्प मौजूद है। तो जब ये इनके ऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन ऑक्साइड, जैसे कार्बन ऑक्साइड को जब हम मिलाते हैं तो वो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जब वाटर से क्रिया करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा? ये हमारा कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा। इसी तरह से नाइट्रोजन जब करेगा तो ये नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। और सल्फ़र जो होगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा पहले ऑक्साइड के साथ क्रिया करके, और फिर उसके बाद ये जब वाटर से क्रिया करेगा तो ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा और इनको ही हम अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। इसके कारण बेटा क्या होता है? अम्लीय वर्षा। ये सब अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। अब देखो बेटा, मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ। जैसे कार्बन है, ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया की तो ये हमारा बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसी तरह जब ये O2 के साथ मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है।
और जब ये हमारे जो वातावरण में वाटर होता है, इससे जब क्रिया करता है तो ये बनाता है हमारा कार्बोनिक अम्ल। इसी तरह से हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड जो होते हैं, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्साइड के साथ क्रिया करके हमारे पास क्या बन गया, ये ऑक्साइड के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। और फिर जब ये वाटर के साथ क्रिया करता है बेटा, तो ये क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इस तरह से ये अम्लीय ऑक्साइड बन जाते हैं और जो अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, जो हमारे पानी और मिट्टी के संसाधनों को प्रभावित करते हैं। इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है बेटा हमारी भूमि को, मिट्टी को, पानी को। अब जीवाश्म ईंधन से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनते हैं। अब ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है बेटा, जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो ये हमारे वातावरण में एक लेयर बना देती है, जो सूर्य से किरणें जो हमारी पृथ्वी पर आती हैं, जैसे ये देखो बेटा, ये हमारे पास यहाँ पर सूर्य है और इससे हमारी जो क्या आती है, गर्मी जो आती है हमारी ज़मीन पर आती है। और जो हमारी ज़मीन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक लेयर बना देती है इस पृथ्वी के ऊपर की तरफ, कि ये जो गर्मी सूर्य से आ रही है, ये पूरी गर्मी वापस ना जा सके। इसमें से कुछ गर्मी तो चली जाती है बेटा और कुछ गर्मी ज़मीन पर रुक जाती है। किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक लेयर बनाती है उसके कारण ये गर्मी हमें प्राप्त होती है, हमें पृथ्वी पर, जिसके कारण हम यहाँ पर रह रहे हैं। इस ताप के कारण हम पृथ्वी पर रह रहे हैं। लेकिन एक मात्रा अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती गई तो ये गर्मी जो है बेटा बढ़ती जाएगी और ये गर्मी इतनी हो जाएगी कि उसको हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। समझ में आया होगा बेटा, जो हमारे पृथ्वी पर जब गर्मी बढ़ जाएगी, ऐसी गर्मी जो हम सहन नहीं कर पाएंगे। और ये कब होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी अगर इसी तरह से बढ़ती रही, हम जीवाश्म ईंधन जलाते रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहेगी और जिससे भूमि पर, ज़मीन पर जो ताप है बढ़ता रहेगा, जो हमारे लिए असहनीय होगा। उसे ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय भी बोल सकते हैं बेटा, गैर भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब है जिनको हम दोबारा से प्रयोग में नहीं ला सकते। अब समझ में आ गया होगा बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। जीवाश्म ईंधन, जिसे पारंपरिक रूप से मानव द्वारा ऊर्जा स्रोतों के रूप में उपयोग किया जाता है। अभी आपको बताया बेटा, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इनको हम क्या कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन है ये, इनको हम यूज़ कर रहे हैं अपनी ऊर्जा के लिए। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत हैं ये, और ये गैर नवीकरणीय जो आपको बताया बेटा, इनको हम दोबारा से उपयोग में नहीं ला सकते। ये स्रोत सीमित हैं, इनका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है। यदि खपत की यह दर जारी रहे, मतलब इसी तरह से हम इनका अधिक मात्रा में अगर प्रयोग करते रहे, तो जीवाश्म ईंधन पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी चाहिए। ठीक है बेटा, क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो जीवाश्म ईंधन है वो एक सीमित मात्रा में है और अगर हम इनका ज़्यादा प्रयोग करते रहे तो एक समय ऐसा आ जाएगा ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और हम इनको दोबारा से नहीं बना सकते। इसलिए हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी चाहिए। अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत में कौन आएंगे बेटा, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अब ये जो आपको बताए थे नवीकरणीय स्रोत होते हैं ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, हमारी सुविधा के लिए पवनों तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में किस प्रकार के सुधार किए गए हैं। क्या सुधार किए हैं बेटा हमने, वो आपको बताएंगे। पारंपरिक मतलब जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, अब उसमें हम क्या सुधार लाए हैं। बहते हुए पानी की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं बेटा, बांध बनाए जाते हैं और पानी की भारी मात्रा को ऊंचाई पर संग्रहित किया जाता है।
संग्रहित का मतलब होता है बेटा इकट्ठा किया जाता है। पानी को क्या करते हैं हम, पहले बहुत सारे पानी को इकट्ठा करते हैं। बांध में उच्च स्तर पर संग्रहित पानी पाइप के माध्यम से बांध के तल पर टरबाइन तक ले जाता है। अब टरबाइन क्या होता है बेटा, जो पानी आता है उसको तेज़ी से घुमाता है। अब तेज़ी से जब घूमेगा पानी तो वो कब घूमेगा, जब उसको ऊष्मा मिलेगी और फिर वो किस में बदल जाता है बेटा, जल विद्युत संयंत्र चलाता है, मतलब उससे विद्युत पैदा होती है। ठीक है बेटा, ये टरबाइन को घुमाना होता है। और टरबाइन कैसे घूमता है, पानी को हमें उच्च स्तर पर छोड़ना होता है। पहले इकट्ठा करते हैं भारी मात्रा में और फिर उसको हम तेज़ी से जब वो आएगा, जब उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो वो टरबाइन को घुमाएगा जिससे बिजली पैदा होगी। ठीक है बेटा, इसी तरह बिजली उत्पन्न करने के लिए पवन ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है। विद्युत जनरेटर के टरबाइन को चलाने के लिए पवन की गति का उपयोग किया जाता है। जिस तरह से जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए बेटा जल को तेज़ी से छोड़ा जाता है, उसी तरह से यहाँ पर हवा की गति तेज़ होनी चाहिए, तभी ये टरबाइन घूमेगा और उससे विद्युत पैदा होगी। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा, पेज नंबर है 285 वाला, 285 ए पार्ट है इसमें। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल तथा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होगा। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, तो सबसे अधिक अच्छा दर्पण बेटा सौर कुकर के लिए कौन सा है ये हमें बताना है। सौर कुकर आपने देखा होगा बेटा, इसके लिए हम सूरज की गर्मी का उपयोग करते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं सौर ऊर्जा। सौर कुकर किस लिए यूज़ करते हैं हम, भोजन को पकाए जाने के लिए या पानी गर्म करने के लिए। इसमें हम सूरज की गर्मी का उपयोग करते हैं। एक विशेष क्षेत्र में सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करने तथा गर्मी को केंद्रित करने के लिए एक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो कौन से दर्पण का उपयोग करेंगे बेटा हम सौर कुकर में, अवतल दर्पण का ध्यान रखना है आपको। अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे हम। क्यों करेंगे, दर्पण एक बिंदु पर सूरज की किरणों को केंद्रित कर देता है, उस बिंदु पर तापमान बढ़ता है, मतलब वहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो जाती है, जिससे उस विशेष क्षेत्र में रखा भोजन गर्म हो जाता है। तो अवतल दर्पण कैसा होता है बेटा, देखो ऐसे शेप में होता है ये अवतल दर्पण। तो जब ये सूर्य की किरणें यहाँ पर आती है तो ये क्या करेगा, ये सूर्य है, यहाँ पर से सूर्य की किरणें पड़ी हैं इस पर अवतल दर्पण पर, और ये क्या करता है एक बिंदु पर सूरज की किरणों को केंद्रित कर देता है और उस बिंदु पर तापमान बढ़ता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, जब तापमान बढ़ेगा तो भोजन गर्म हो जाता है। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की क्या सीमाएं हैं। महासागर कह दो बेटा, सागर कह दो, इससे एक तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें कौन कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा, ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती हैं। अब ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है बेटा, जो ज्वार भाटा आते रहते हैं समुद्र में उसके कारण ज्वारीय ऊर्जा होती है। और तरंग ऊर्जा, जो लहरें उठती है हमारी समुद्र में उनसे हमारी क्या बनती है, तरंग ऊर्जा। और महासागरीय तापीय ऊर्जा क्या है बेटा, जो सागर का तापमान है ऊपर का अलग होता है, जो सतह का तापमान है वो अलग होता है बेटा, और गहराई का तापमान अलग होता है। तो इस तापमान में जो अंतर होता है उसके कारण हमें महासागरीय तापीय ऊर्जा मिलती है। लेकिन ये ऊर्जा स्रोत जो हैं निम्नलिखित सीमाओं से ग्रस्त हैं। तो ये आपको हम बताएंगे कौन सी सीमाओं से ये ग्रस्त हैं। एक तो बहुत कम स्थान है जहाँ ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए बांध बनाया जा सकता है। ऐसे बहुत ही कम स्थान है बेटा जहाँ पे हम ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं और उनके लिए बांध बना सकते हैं। उत्पादन की तुलना में बिजली घरों की स्थापना की लागत बहुत अधिक है, मतलब इतनी हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी जितना इस
बिजली घरों को बनाने में हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। लागत जो है बेटा, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और ऊर्जा कम मिलेगी। तो बताओ क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। महासागरों या समुद्र तटों में बने बिजली संयंत्रों को निरंतर उच्च रखरखाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि संक्षारण की संभावना बहुत अधिक है। अब बेटा वो पानी में बने हुए हैं, तो पानी में तो जंग जब ही लग जाता है, वो जल्दी से ख़राब हो जाएंगे। तो इसको रख रखाव के लिए भी हमें क्या चाहिए बेटा? बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत होएगी रख रखाव रखने के लिए, और उसके लिए भी लागत ज़्यादा आएगी। ठीक है बेटा, ऊर्जा कम पैदा होगी और बनाने में ज़्यादा खर्च हो जाएगा। और इसके लिए हमें ऐसे स्थान भी बहुत कम हैं जहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए बांध बनाया जा सकता है। समझ में आ गया बेटा? इसकी ये सीमाएं हैं कि इस वजह से हम इनका ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? भूतापीय ऊर्जा तप्त स्थल क्षेत्रों में पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्मी रूपी ऊर्जा है। जैसे आपको मैंने सागर में बताई बेटा, ऐसे यहाँ पर पृथ्वी के अंदर नीचे सतह में और ऊपरी सतह में जो फ़र्क होता है, अंदर जो ज़्यादा गर्मी हो जाती है भूतापीय ऊर्जा, उसके कारण हमें गर्मी रूपी ऊर्जा मिलती है। अब ये कैसे होती है बेटा अंदर गर्मी? भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण पृथ्वी की सतह के नीचे गर्म क्षेत्रों में पिघली हुई चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती है। जैसे कुछ भी बेटा भूकंप आता है तो क्या होता है, ये हम इनको कहते हैं भूगर्भीय परिवर्तन, यानी कि भूमि के गर्भ में परिवर्तन आना। तो जो इसके अंदर चट्टानें पिघलती हैं वो ऊपर की ओर आ जाती है और तप्त स्थलों में फंस जाती है, और जो इसके अंदर गर्म स्थान होते हैं बेटा वहाँ पर ये फंस जाती है। जब भूमिगत पानी इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप में परिवर्तित हो जाता है। अब जो पानी भूमि के अंदर है बेटा उसको हम भूमिगत पानी कहते हैं। जैसे वर्षा आती है तो वो पानी आप देखते होंगे ज़मीन के अंदर चला जाता है। जैसे कुओं में आपने देखा होगा कितनी नीचे गहराई पे पानी मिलता है, या आप तो जैसे नलके लगाते हैं, हैंडपंप लगाते हैं, तो वहाँ भी देखते हो आप 20-30 फुट की नीचे गहराई पे हमें पानी मिलता है, वही भूमिगत पानी है। और जब ये जहाँ पर गर्मी की सतह में पृथ्वी की सतह में जो गर्मी हो जाती है, जब पानी इनके संपर्क में आता है तो वो भाप में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण विभिन्न कारणों से भूप्रपटी के नीचे इकट्ठी हुई ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा बन जाती है या भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। समझ में आ गया होगा बेटा? एक बार फिर से बता देती हूँ। भूतापीय ऊर्जा तप्त स्थल क्षेत्रों में पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्मी रूपी ऊर्जा है। क्या होता है बेटा? भूगर्भ में, भूमि के गर्भ में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे भूकंप आ गया तो पानी वो क्या होती है, उसकी सतह नीचे से ऊपर आ जाती हैं, और तप्त स्थलों में क्या आ जाता है बेटा, जो भूमिगत पानी होता है वो इसके संपर्क में आता है और वो भाप में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण विभिन्न कारणों से भूप्रपटी के नीचे एकत्रित ऊर्जा, जो उसके नीचे इकट्ठी ऊर्जा होती है, वो भूतापीय ऊर्जा में बदल जाती है। भूमिगत भाप को एक पाइप के माध्यम से टरबाइन तक लाया जाता है और बिजली उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह टरबाइन जो है बेटा एक पंखे सी की शेप में होता है। आप पिक्चर में देखोगे तो आपकी बुक में पिक्चर है, आप देखोगे वो टरबाइन होता है, और किसी भी चीज़ को वो जब तेज़ी से घुमाता है तो बिजली उत्पन्न होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है? अब नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है बेटा? हमारे पास यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम जो एक एलिमेंट है, इस पे जब न्यूट्रॉन से अभिक्रिया कराते हैं तो ये आपका 2 किस्में टूट जाता है। यूरेनियम का जो नाभिक है वो 2 हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाता है, और ये होते हैं बेरियम और क्रिप्टम। ठीक है बेटा, इसमें ये विखंडित हो जाता है तो इससे 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं। अब ये आपने देखा, इससे न्यूट्रॉन की अभिक्रिया करवाई गई है यूरेनियम पर,
तो ये बेरियम और क्रिप्टन में बदल गया बेटा, और इससे 3 न्यूट्रॉन और निकले। फिर से ये 3 न्यूट्रॉन नाभिक पर, यूरेनियम के नाभिक पर क्रिया करेंगे बेटा। फिर 3 से क्या बन जाएंगे, 9 हो जाएंगे। इस तरह से ये जो है, इस तरह से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। और ये ऊर्जा बेटा हमें बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है। देखो ये हमारे पास यूरेनियम है बेटा, यूरेनियम का नाभिक है। इस पे जब न्यूट्रॉन से क्रिया हो रही है तो ये 2 पार्ट में, 2 हल्के नाभिक में टूट जाता है, बेरियम और क्रिप्टॉन में। अब इसमें इससे 3 न्यूट्रॉन फिर से प्राप्त होते हैं बेटा, और ये 3 न्यूट्रॉन फिर से टूट के 3 ये फिर बनाएंगे, फिर ये 3 बनाएंगे, फिर ये 3 बनाएंगे। इस तरह से हमें भारी मात्रा में ऊर्जा मिलती है। तो यही होती है बेटा नाभिकीय ऊर्जा। जब नाभिक टूटकर फिर से दूसरे नाभिक में टूटते रहते हैं तो इस तरह से हमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा मिलती है, जिसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और ये किसके कारण होती है बेटा, ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के द्वारा होती है। अब इसके क्या महत्व हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। प्रति इकाई द्रव्यमान की बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अभी आपको बताया बेटा इसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका उपयोग कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने वाली किस्में तैयार करने में किया जाता है। उत्पादन बढ़ाने भाई, जिससे ज़्यादा गेहूँ उत्पन्न हो, ज़्यादा चावल उत्पन्न हो, तो ऐसे बीज तैयार करने के लिए कृषि क्षेत्र में हम इसका उपयोग करते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग कैंसर जैसी घातक बीमारी के उपचार में भी किया जाता है। उपचार का मतलब है बेटा इलाज। कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी हम नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया बेटा हमने? एक तो सबसे पहले इससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये इसका सबसे पहला महत्व है या उपयोग है। और दूसरा, हम इसको कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने वाली किस्में तैयार करने में करते हैं। नंबर 3 पे इसका उपयोग कैंसर जैसी घातक बीमारी के उपचार में किया जाता है। और नंबर 4 है बेटा नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए, मतलब बिजली पैदा करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब पेज नंबर 285 के ही बेटा बी पार्ट के क्वेश्चन आंसर अब हम करेंगे। क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं? क्या बेटा ऐसा कोई ऊर्जा का स्रोत है जिससे बिल्कुल प्रदूषण ना हो? अगर ऐसा है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमें इस आंसर में बताना है। ऊर्जा का कोई स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा आप किसी भी चीज़ को जलाते हो तो थोड़ा बहुत तो उससे धुआं निकलता ही है। तो इसलिए किसी से ज़्यादा निकलता है, किसी से कम निकलता है, और किसी का धुआं आपको दिखाई भी नहीं देता फिर भी वो नुकसान करता है। तो किसी भी ऊर्जा स्रोत को हम ले लें तो थोड़ा बहुत तो प्रदूषण होता ही है। ठीक है बेटा। ऐसा माना जाता है कि सौर ऊर्जा प्रदूषण रहित है, कि सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता, परंतु इसके निर्माण पर अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ पर्यावरणीय क्षति अवश्य होती है। जब हम इसका निर्माण करते हैं बेटा तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी पर्यावरण को कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। क्षति मतलब नुकसान, हानि। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा के मामले में नाभिकीय संलयन प्रतिक्रियाओं के बाद उत्पादित कोई अपशिष्ट नहीं होता है। अब यह नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया क्या होती है बेटा? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, मैंने आपको नाभिकीय ऊर्जा में बताया नाभिकीय विखंडन। अब ये है नाभिकीय संलयन। उसमें एक भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक बनाता है, और संलयन में क्या होता है बेटा, 2 हल्के नाभिक या 2 से अधिक हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा, परमाणु ऊर्जा के मामले में नाभिकीय संलयन प्रतिक्रियाओं के बाद उत्पादित
कोई अपशिष्ट नहीं होता, मतलब कोई भी पदार्थ हमें शेष दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह भी पूरी तरह से प्रदूषण रहित नहीं है। नाभिकीय संलयन प्रतिक्रियाओं को शुरू करने के लिए लगभग 10⁷ डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है। अब आप देखते हो बेटा 40 डिग्री टेम्परेचर ही कितना हो जाता है, 47 गर्मियों में हो जाए तो आपको कितनी गर्मी लगती है। और इन क्रियाओं को करने के लिए, नाभिकीय संलयन क्रियाओं को करने के लिए हमें बेटा 10⁷ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, जो नाभिकीय विखंडन प्रतिक्रियाओं द्वारा प्रदान की जाती है। और नाभिकीय विखंडन प्रतिक्रियाओं से मुक्त कचरे बहुत खतरनाक है। जब ये विखंडन होता है तो बेटा बहुत सारा अपशिष्ट बचता है, जो कचरा बचता है वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का कोई भी स्रोत प्रदूषण रहित नहीं है। तो हमने देखा बेटा सौर ऊर्जा से भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है, जो हमें अप्रत्यक्ष मतलब जो हमारी आंखों से हमें दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमारे पर्यावरण को इससे नुकसान हो रहा है। और नाभिकीय संलयन के लिए हमें नाभिकीय विखंडन चाहिए, और जिसमें बहुत सारा पदार्थ ऐसा बच जाता है जो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो हमारा कोई भी ऐसा ऊर्जा स्रोत नहीं है जो बिल्कुल प्रदूषण रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता रहा है। क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं? अब रॉकेट ईंधन को क्या आप सीएनजी से अच्छा ईंधन मानते हैं बेटा? इसी क्वेश्चन को अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए, हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन माना जा सकता है क्योंकि इसके जलने से जलवाष्प उत्पन्न होती है जो प्रदूषण नहीं करती। अब देखो बेटा, हाइड्रोजन को जब आप जलाओगे तो ऑक्सीजन हमारे वातावरण में मौजूद होती है, तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। अब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो वाटर बन जाएगा, जिसको हम जलवाष्प बोलते हैं। और आपको पता है पानी से तो हमारे प्रदूषण को, हमारे वातावरण को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब है हाइड्रोजन एक अच्छा ईंधन है क्योंकि इसके जलने से जलवाष्प उत्पन्न होती है और जो प्रदूषण नहीं करती है। परंतु हाइड्रोजन की विस्फोटक प्रकृति के कारण इसका भंडारण और परिवहन मुश्किल है। ये क्या होता है बेटा, इसका ज्वलन ताप जो होता है कम होता है, इससे विस्फोट ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए इसका भंडारण और परिवहन मुश्किल है। अतः इसे सीएनजी के स्थान पर प्रयोग करना खतरनाक होगा। देखो बेटा, जलने से तो ये क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है, जलवाष्प बना रहा है, लेकिन ये एक विस्फोटक प्रकृति का होता है। ठीक है बेटा। अब पेज नंबर 286 के क्वेश्चन आंसर करते हैं हम। ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। अभी इस जब मैंने आपको ये स्टार्ट करें बेटा क्वेश्चन आंसर समझाने, तो उसी के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत, वही यहाँ पर पूछ रहा है। तो नवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं बेटा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा इत्यादि निम्नलिखित कारणों से ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। अब ये क्यों नवीकरणीय हैं, इसके लिए हमें बताना है। ऊर्जा अपने इन रूपों में निरंतर हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में उपलब्ध है कि ये ऊर्जा जो हमें मिलेगी ये हमेशा हमें प्रकृति से मिलती रहेगी, इसलिए ये नवीकरणीय, मतलब इनको हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। इन ऊर्जा स्रोतों को समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी आपूर्ति बड़ी है और इन स्रोतों से उपयोग के योग्य ऊर्जा का निष्कर्षण नगण्य है। ठीक है बेटा। और जो इससे ऊर्जा जो हमें मिलती है, जो निकलती है, वो कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है बेटा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप समाप्य मानते हैं। अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। या आप समाप्य मानते हैं बेटा, ये समाप्त होने वाले, या इन्हें हम अनवीकरणीय स्रोत भी कह सकते हैं या गैर नवीकरणीय स्रोत भी कह सकते हैं हम। समाप्य मतलब समाप्त होने वाले। तो ये हमारे स्रोत थे अनवीकरणीय, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। हमारे अनवीकरणीय स्रोत क्या हैं?
जो कभी समाप्त हो जाएंगे, जिनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो उसमें आएगा आपका कोयला और पेट्रोलियम। ऊर्जा के दो ऐसे स्रोत हैं जो समाप्य हैं। ये ईंधन लाखों साल पहले प्राकृतिक घटनाओं द्वारा बने थे। इनका भंडार सीमित है। यदि हम वर्तमान में इनका उपयोग इसी दर से जारी रखें तो यह भंडार जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। इसी तरह दर से जारी रखें, ठीक है बेटा। या हम कह सकते हैं यदि हम वर्तमान में इनका उपयोग इसी दर से जारी रखें या इसी दर से जारी रहा, तो अगर इनका उपयोग इसी दर से जारी रहा या रखें, एक ही बात है बेटा, तो ये भंडार जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास के क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए बेटा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बेटा, बाय बाय।